हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप बहुत अकेले रह गए हैं, सब लोग आगे निकल गए हैं, आपका सिलेक्शन कब होगा, तो इतना मत सोचिए, बस पढ़ाई कीजिए। ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अकेलेपन से वही गुजरता है जो कई बार सही फैसले लेता है। ज़रूरी नहीं है जो दोस्त आपकी परवाह नहीं करते उनके साथ रहना। ठीक है, उन्हें छोड़कर आगे अगर आप बढ़ रहे हैं और अकेले हो जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, ताकि एक ना एक दिन आप उनसे इतनी तेज़ी से उनसे आगे निकल जाएं कि उन्हें भी ना पता चले, है ना। तो चलो आओ, इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और अपना डे देखते हैं। आज कौन सा डे? देखो, अभी मैंने 14-15 सैटरडे संडे था। ठीक है, तो मैं मंडे को भी, आप अच्छे से जानते हैं, मैं कवर करके चलती हूँ। ऐसा नहीं है कि वीडियो सैटरडे संडे नहीं आ रही करंट अफेयर की तो उसके क्वेश्चन कवर नहीं होंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करते हैं मंडे की वीडियो में। ठीक है, तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 14 अक्टूबर को हमने मनाया था। ठीक है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो इनिशिएट हुआ था वो 2026 हुआ था, बट ओरिजिनली अगर हम बात करें तो जो आइडिया था इस डे को मनाने का, माइग्रेटरी बर्ड डे को मनाने का यूनाइटेड स्टेट्स में, वो आइडिया रखा गया था 1993 में। ठीक है, नेक्स्ट डे की बात करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। रूरल मतलब गांव की जो महिलाएं हैं उनके लिए, उनके वेलबींग के लिए, ठीक है, उनकी बढ़ोतरी के लिए, उन सब के लिए हम इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन मनाते हैं 15 अक्टूबर को। अगर हम बोलें कि पहली बार कब मना, तो 15 अक्टूबर 2008 में ये दिन पहली बार मनाया गया। अब चलते हैं अपने 16 तारीख के आज के दिन। आज का दिन मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे। 2023 का जो वर्ल्ड फूड डे है वो मनाया गया है आज, दैट इज़ 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे। अच्छा, वर्ल्ड फूड डे जो है कब मनाया गया? ये बेसिकली जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना, FAO, उसके स्थापना दिवस की याद में 16 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। तो 16 अक्टूबर को ही वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है ना। ये बेसिकली एड्रेस करता है गरीबी नहीं आप बोलेंगे, हंगर बोलेंगे। ठीक है, हंगर या फिर जो भी वर्किंग ग्रुप्स हैं या जो भी काम किया जा रहा है हंगर को एलिमिनेट करने में, ख़त्म करने में वर्ल्ड वाइड। ठीक है, उस पर फोकस होता है। वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व करता है लाइक वेरियस थीम्स, और सारी ही थीम्स फूड सिक्योरिटी को एम्फसाइज करती हैं, है ना। तो 3 दिन देखिए हमने, 14, 15 और 16। 14 को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, 15 को इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन और 16 को वर्ल्ड फूड डे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, किस इंडियन पर्सनालिटी, कौन सी ऐसी इंडियन पर्सनालिटी है जो री इलेक्ट हुई है, दोबारा इलेक्ट हुई है सेकेंड टर्म के लिए एज बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल राइफिसन यूनियन। बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल राइफिसन यूनियन के सेकेंड टर्म के लिए। ठीक है, जो री इलेक्ट हुए हैं वो हैं नंदिनी आज़ाद। ठीक है, नंदिनी आज़ाद री इलेक्ट हुए हैं बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल राइफिसन यूनियन में। ठीक है, सेकेंड टर्म के लिए नंदिनी आज़ाद प्रेसिडेंट हैं चेन्नई बेस्ड इंडियन कोऑपरेटिव नेटवर्क फॉर वुमेन की। ठीक है, शी हैज़ ऑल्सो शी इज़ इलेक्टेड फॉर दी, जैसे हमने बात की इंटरनेशनल राइफिसन यूनियन बोर्ड की, ये मेंबर भी इलेक्ट हुई हैं। ओल्डेस्ट कोऑपरेटिव बॉडी है ये राइफिसन यूनियन, इंटरनेशनल राइफिसन यूनियन वर्ल्ड में, जो रिस्पॉन्सिबल है समथिंग लाइक इन्वॉल्विंग ग्लोबल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव इन एग्रीकल्चर एंड और भी जो सेक्टर्स हैं। ठीक है, दूसरा टर्म है, पहला टर्म 2018 में वो इलेक्ट हुई थी इंटरनेशनल राइफिसन यूनियन में। ठीक है, और पहली महिला बनी थी जो अपॉइंट हुई थी। ठीक है, 2008 में जब ये पहली बार अपॉइंट हुई थी तो ये वहाँ अपॉइंट होने वाली पहली इंडियन
बन गई थी, पहली इंडियन विमेन बन गई थी, पहली महिला थी जो वहाँ पे, भारतीय महिला थी जो वहाँ पे अपॉइंट हुई, राइट। तो अभी अगर बात करें, शी इज सर्विंग एज द चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एशिया पैसिफिक कमिटी ऑन वुमेन, ठीक है। अगर इंटरनेशनल लाइफेसन यूनियन की बात करें, 53 मेंबर्स हैं, हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ऑन यूके ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्क करती है फ्राइडरिच विल्हम राइफसेन के प्रिंसिपल पे, जो कि प्रिंसिपल क्या है उनके, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ डेमोक्रेसी और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप चीज़ें समझ आई हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जो पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है एशिया में, ठीक है, वर्ल्ड नहीं है, एशिया है, ठीक है। एशिया में ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जो पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जिसने कमीशन किया है एक डिसेबल एयरक्राफ्ट रिकवरी किट, ठीक है। ये बन गया है छत्रपति शिवाजी महाराजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। छत्रपति शिवाजी महाराजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जिसने कमीशन किया है डिसेबल एयरक्राफ्ट रिकवरी किट। बेसिकली ये किट करता क्या है, ये किट जो भी फंसे हुए एयरक्राफ्ट होते हैं उनको निकालने में, मुसीबत से निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई महाराष्ट्र में जो है पहला एशिया का है जो जिसने कमीशन किया है डिसेबल एयरक्राफ्ट रिकवरी किट विद हाई प्रेशर लिफ्टिंग बैग्स एंड जो मुसीबत में फंसे एयरक्राफ्ट हैं उसको वो निकालेगा। अगर हम डाक फैसिलिटी की बात करें, दैट इज़ आपकी डिसेबल एयरक्राफ्ट रिकवरी किट की बात करें तो ये कंप्राइज करता है हाई प्रेशर लिफ्टिंग बैग्स को ऑफ सुपीरियर, अच्छी ड्यूरेबिलिटी के साथ, बट इट रिक्वायर्स मिनिमम मैन पावर एंड इट प्रोवाइड मोर एफिशिएंट एयरक्राफ्ट रिकवरी प्रोसेस। जो कन्वेंशनल लो प्रेशर प्रोसेस है ना, उससे ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्विक है, ठीक है। कितना ही बड़ा वर्ल्ड का जो बिगेस्ट है, ठीक है, बिगेस्ट एयरक्राफ्ट कौन सा है, बोरिंग 777-300ER, उसको भी ये रेस्क्यू कर सकता है यहाँ पे, ठीक, जब ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। चलो आगे देखते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI हैज़ रिसेंटली होस्टेड, कौन सी जो एडिशन है वो होस्ट किया है, ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस का 2023 में न्यू दिल्ली में। तो इन्होंने जो अभी आप कह सकते हैं 8th एडिशन, ठीक है, 8D आंसर करेक्ट होगा, 8th एडिशन इन्होंने होस्ट किया है इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस, ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस का, ठीक है, CCI ने न्यू दिल्ली में 2023 में, है ना। तो ये कब से कब तक हुआ है, ये हुआ है 11 से 13 अक्टूबर तक ये कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, थीम देखते हैं। देखो थीम क्या है, न्यू इश्यूज इन कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी, ठीक है, क्या है, न्यू इश्यूज इन कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी, डायमेंशंस पर्सपेक्टिव्स एंड चैलेंजेस, ठीक है, डायमेंशन पर्सपेक्टिव चैलेंजेस, ये इसकी थीम है। थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑब्जेक्टिव की बात करें, दे विल डिस्कस, इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस क्या किया जाएगा, इमर्जिंग इश्यूज और चैलेंजेस जो कंपटीशन एनफोर्समेंट में आ रहे हैं ब्रिक्स कंट्रीज़ में, एंड दे विल टेक फॉरवर्ड एजेंडा, एक एजेंडा आगे रखेंगे किस ऑफ कोऑपरेशन अमंग ब्रिक्स कंपटीशन अथॉरिटीज़। अगर CCI के हेडक्वार्टर की बात करें, नई दिल्ली में ही इनका हेडक्वार्टर है, और अगर चेयरमैन की बात करें तो रवनीत कौर जो हैं वो CCI के चेयरमैन हैं। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 में कौन रिचेस्ट इंडियन प्रोफेशनल मैनेजर कौन बना है। अगर रिचेस्ट की बात करें, ऑप्शन में मुकेश अंबानी हो ना, तो आंख बंद करके लगा देना, क्योंकि मुकेश अंबानी ही रिचेस्ट हैं। अब आप बोलोगे मुकेश अंबानी रिचेस्ट है, आपने ऑप्शन में डाला नहीं, ये क्या वो क्या, डोंट वरी,
कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, इसलिए ही क्वेश्चन रखा है। मुकेश अंबानी के बाद कौन है? मुकेश अंबानी के बाद हैं जयश्री उल्लाल, ठीक है, जयश्री उल्लाल। और अगर मुकेश अंबानी की बात करें तो ये रिचेस्ट इंडियन लिस्ट में सबसे ऊपर है। उनकी जो नेट वर्थ है वो 8,08,700 करोड़ है। और अगर जयश्री उल्लाल की बात करें, जो कि प्रेसिडेंट और सीईओ हैं अरिस्ता नेटवर्क्स के, ये रिचेस्ट इंडियन प्रोफेशनल मैनेजर हैं, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन रिचेस्ट इंडियन हैं, ठीक है। और अगर इंडियन ना पूछे, इंडियन प्रोफेशनल मैनेजर पूछें, तो इंडियन प्रोफेशनल मैनेजर को इस लिस्ट को टॉप किया है इंडियन प्रोफेशनल मैनेजर की कैटेगरी में जयश्री उल्लाल ने, ठीक है। इनकी नेटवर्थ 20,800 करोड़ बताई गई है, ठीक। और थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो, हुरिन इंडिया और 360 वेल्थ ने रिलीज़ की है 361 हुरिन इंडिया रिच लिस्ट, ठीक है, 2023 की। अराउंड 1319 इंडिविजुअल 138 सिटीज़ से इस लिस्ट में उनको रखा गया है, शामिल किया गया है। इस लिस्ट ने बताया कि इंडिया जो है उसके पास 259 बिलियनियर्स हैं अभी। 30 अगस्त तक की का डाटा के बेसिस पे रिपोर्ट बनाई गई है। रिलायंस इंडस्ट्री की बात हो गई थी। उसके बाद है गौतम अडानी जी, जो सेकंड हैं इस लिस्ट में। उनकी नेटवर्थ है 4,74,800 करोड़ रुपए, ठीक है। इनके बाद हैं साइरस पुनेवाला, फिर शिव नदार, फिर गोपीचंद्र हिंदुजा। राधा वेम्बू का नाम भी है, जो जोहो की हैं, और इन्होंने फाल्गुनी नायर को पछाड़ दिया है, ठीक है। एंड ये रिचेस्ट सेल्फ मेड विमेन बन गई हैं, ठीक। जेप्टो के कायवल्या वोहरा जो है वो रिचेस्ट यंगस्टर बन गए हैं, ठीक है। अगर यंगस्टर की बात करें तो रिचेस्ट यंगस्टर हैं कायवल्या वोहरा, राइट। और जो ये हुरिन इंडिया रिच लिस्ट है, ये आइडेंटिफाई करती है, इट ऑल्सो आइडेंटिफाई, रिचेस्ट पर्सन तो बताती है, और प्रोफेशनल मैनेजर्स जिन्होंने एक यू कैन से वर्थ बनाई है, एक नेटवर्थ बनाई है, ठीक है, उनको भी आइडेंटिफाई करती है, ठीक। अगर प्रोफेशनल मैनेजर्स का पूछे तो जयश्री उल्लाल है, ठीक। अगर रिचेस्ट पर्सन तो मुकेश अंबानी जी, ठीक। आगे चलें, नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट देखें। देखो नेक्स्ट क्या है, रिसेंटली अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया है एक इशू सिस्टम, ठीक है, जो बेस है ऑटोमेटिक, जो एक ऑटोमेटिक होल्डर है। ऑटोमेटिक होल्डर सर्टिफिकेट पहले अप्लाई करना पड़ता था, अब क्या है, ऑनलाइन ही हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब आप जस्ट क्लिक में ही स्टेटस होल्डर जो सर्टिफिकेट है वो पा सकते हैं, ठीक है। इट इज़ रिलीज्ड बाय बेसिकली फॉरेन ट्रेड मिनिस्ट्री, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर, ठीक है। और जो न्यू सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज करेगा 20,000 एक्सपोर्टर्स को, कितने, 20,000 एक्सपोर्टर्स को एज स्टेटस होल्डर अंडर दिस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, ठीक है। तो जो डी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अभी इंट्रोड्यूस किया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट। अब जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड किया जाएगा आईटी सिस्टम के द्वारा, ठीक है, जो कि अवेलेबल होगा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कॉमर्स इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक के थ्रू, ठीक है। एंड एक्सपोर्टर को अब ज़रूरत नहीं है अप्लाई करने की, किसके ऑफिस में, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के ऑफिस में, इस स्टेटस सर्टिफिकेट के लिए। जो स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट है वो प्रोग्राम प्रोवाइड करता है क्रेडिबिलिटी इंडियन एक्सपोर्टर्स को, ठीक है, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में जाके अच्छे से काम कर सके। बेसिकली जो स्टेटस होल्डर्स होते हैं ना, ये वो बिजनेस लीडर्स होते हैं जिन्होंने एक उपलब्धि, एक नाम बनाया हुआ है इंटरनेशनल ट्रेड में, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं भारत की
फॉरेन ट्रेड में ये कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, वही लोग अटेन करते हैं स्टेटस होल्डर के सिंबल को, और स्टेटस होल्डर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 अक्टूबर से एक लिया गया है क्वेश्चन। 11 अक्टूबर एनुअली हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड के रूप में मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। इस साल 2023 में ये कौनसवा एनिवर्सरी थी इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड की? अगर हम बात करें तो अभी इस साल 11वीं एनिवर्सरी थी। अगर इस साल 11वीं थी तो मनाया जाना कब से शुरू किया गया? पहली बार जो मनाया गया वो 2012 से मनाया गया, ठीक है ना। 2012 में 11 जोड़ेंगे 23 आ जाएगा ना, तो 2012 से मनाया जाना शुरू किया, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि कब से मनाया जाना शुरू किया, 2012 से। अभी पूछ लिया कि कौन सी भी एनिवर्सरी थी, 11वीं एनिवर्सरी थी। किसकी? 11वीं बार मनाया गया अब इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को, ठीक है। थीम की बात करें तो इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, आर लीडरशिप, आर वेलबिंग इसकी थीम थी। क्या थीम थी? इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, आर लीडरशिप, आर वेलबिंग, ठीक है। अगर मैं इस डे की बात करूं तो 9 दिसंबर 2011 में डिक्लेयर किया था यूएन जनरल असेंबली ने कि वी विल बी सेलिब्रेटिंग, और मनाया 2012 में ही गया था, ठीक है। बेसिकली ये दिन मनाया क्यों जाता है? ताकि जो भी इश्यूज़, जो भी प्रॉब्लम जैसे बच्चियाँ फेस करती हैं, गर्ल चाइल्ड फेस करती है, चाइल्ड मैरिज हो गई, न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, एजुकेशन हो गया, लीगल या मेडिकल हेल्प हो गया, उन सब के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन इंडिया का पहला प्रैक्टिसिंग डीफ लॉयर, मतलब जो सुन नहीं सकते, बधिर लॉयर बन गए हैं टू मेक हर, अच्छा कौन बन गई हैं? टू मेक हर केस हर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। अच्छा इनका केस भी जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने सुना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जो आप कह सकते हैं पहली महिला लॉयर सराहा सन्नी बनी है। सराहा सन्नी पहली महिला ऐसी लॉयर हैं जिनका केस सुप्रीम कोर्ट में सुना गया है। डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने एक केस को सुना था जिसमें लॉयर थी सराहा सन्नी एंड शी इज़ नॉट एबल टू लिसन, ठीक है, सुन नहीं पाती हैं। एक लैंग्वेज जो साइन इंटरप्रिटेटर होता है ना वो रखे गए थे, ठीक है, जिनका नाम आप हाँ देखो, जिनका नाम है सौरभ रॉय चौधरी। सौरभ रॉय चौधरी जो है साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेटर हैं जिन्होंने इनकी हेल्प की थी बेसिकली इस केस में, क्योंकि साइन लैंग्वेजेस के थ्रू बात हुई थी, है ना। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने अलाउ किया है एक इंटरप्रिटेटर को। इंटरप्रिटेटर कौन होते हैं? जो जैसे साइन लैंग्वेजेस में बात होती है, हाथ के जेस्चर्स बता के कि दिस इज़ कॉल, हाय, ये हम करते हैं। साइन लैंग्वेजेस तो हैं, कैसे पता चलता है कॉल है, ये कॉल के लिए यूज़ हो रहा है, ये फ़ोन के लिए यूज़ हो रहा है, ये साइन लैंग्वेज है ना। तो साइन लैंग्वेज को इंटरप्रिटेट जो किया अभी इस हियरिंग में या इस बेंच मतलब जो ये अभी केस था उसमें सौरभ रॉय चौधरी ने किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वी अलाउ दिस, हम अलाउ करते हैं साइन लैंग्वेजेस जो इंटरप्रिटेटर हैं उनको, ताकि जो हियरिंग इम्पेयर्ड लॉयर्स हैं जो सुन नहीं सकते वो भी प्रैक्टिस कर सकें, ताकि वो भी क्या हो सके, पार्ट बन सकें जुडिशियल सिस्टम का। जैसे मैंने आपको बताया ही, डीवाई चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने सुना था इस केस को, ठीक है। और जो सराहा सन्नी हैं वो बेंगलोर बेस्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट एडवोकेट हैं। ये पहली ऐसी प्रैक्टिसिंग लॉयर बन गई हैं जब अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस सुना। अच्छा ये केरला से बिलोंग करती हैं, कोट्टायम केरला से बिलोंग करती है। ये सेकेंड डीफ एडवोकेट हैं, और पहली अगर डीफ एडवोकेट की बात किया जाए तो सौदामिनी पेठे मुंबई से, ठीक है। बट केस अगर पूछा जाए कि केस जिनका सुना गया
तो अगर वो नाम आए तो सराहा सनी का नाम आप ऑप्शन जो होगा वो टिक करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यू स्पीशीज़ मिली है किसकी? ड्रैगन फ्लाई की। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई की न्यू स्पीशीज़ मिली है जिसका नाम रखा गया है एपिथीमीज वाइडनासिस। ठीक है, ये किस स्टेट में डिस्कवर की गई हैं, किस स्टेट में ये स्पीशीज़ मिली हैं? देखो वाइडनासिस है, वाइडनाड है। ठीक है, तो यहाँ से आप केरला का अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, तो केरला करेक्ट आंसर है। केरला में बेसिकली मैं दिखा देती हूँ, ये स्पीशीज़ है रेड कलर की। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई है ये। ठीक है, तो ये रिसर्चर्स ने अभी डिस्कवर किया है नई स्पीशीज़ कलरफुल ड्रैगन फ्लाई इन वायनाड केरला। ये न्यू स्पीशीज़ रेड रम्प्ड हॉकलेट हैं। ठीक है, जिनका साइंटिफिक नाम अभी हमने देखा एपिथीमस वाइडनेसिस। ठीक है, ये बेसिकली वायनाड प्लेटू में निवास करते हैं। और ये जो न्यू स्पीशीज़ है वो किस लिए अलग है? क्योंकि उनका जो पिगमेंटेड कलर है ज़्यादा डार्क है, रेड कलर है। ठीक है, एब्डोमेन में, और ठीक इस वजह से ये थोड़ी अलग है। इसलिए हमने बोला वी हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज़। नई डिस्कवर तब होगी ना जब पहले से अलग होगी। तो इसीलिए इनके जो डिफरेंट फीचर्स हैं, डिफरेंट फीचर्स में इनका आता है डार्कर पिगमेंटेशन दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू रेड कलर ऑन एब्डोमेन एंड एब्सेंस ऑफ येलो एंटी ह्यूमेल स्ट्राइप। राइट, आगे चलें, नेक्स्ट देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया भाषणी से रिलेटेड। डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीज़न ने अभी हाल ही में कोलैबोरेट किया है किसके साथ? फॉर लिंग्विस्टिक इंक्लूजन इन फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज को इतना बेहतर बनाना है, ये मोटो है बेसिकली, कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, किसी भी भाषा, कोई भी इंसान किसी भी भाषा में अगर कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज लेना चाहता है तो वो इस कोलैबोरेशन के होने के बाद, इस कोलैबोरेशन की हेल्प से किसी भी सर्विस को किसी भी भाषा में अवेल कर सकता है। जितना इजी कैसे बनेगा कोई भी सिस्टम, इजी कैसे बनेगा? लेट्स से मुझे कन्नड़ ही बोलनी आती है, मुझे कन्नड़ में मैं कंफर्टेबल हूँ। अगर मेरे फ़ोन में ऐप कन्नड़ भाषा में होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा उसको चलाना या उसको यूज़ करना, है ना? तो जितना इजी बनाया जा सकता है लोगों के लिए। लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसका बैरियर नहीं, जिसमें कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। आपको जो लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज से रिलेटेड अगर आपको ट्रांजैक्शन में, फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर वो लैंग्वेज अगर आपको मिलेगी तो आपके लिए चीज़ ईजी होगी, है ना? तो ये इनिशिएटिव है बेसिकली आरबीआई का, आरबीआई रिजर्व बैंक इनोवेटिव हब का। ठीक है, रिजर्व बैंक इनोवेटिव हब जो है एक इनिशिएटिव है आरबीआई का। ठीक है, तो रिजर्व बैंक इनोवेटिव हब ने बेसिकली कोलैबोरेट किया है डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीज़न के साथ, ताकि ये लोग क्या कर सकें, लिंग्विस्टिक इंक्लूजन को प्रमोट कर सकें फॉर दी फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया रिजर्व बैंक इनोवेटिव हब आरबीआई की एक सब्सिडरी है। ठीक है, और इन्होंने डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीज़न के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि ये लोग एक्सप्लोर कर सकें, डेवलप कर सकें इनोवेटिव सॉल्यूशन जो हेल्प करें लिंग्विस्टिक इंक्लूसिविटी में, किसमें? फाइनेंशियल सर्विसेज की लिंग्विस्टिक इंक्लूसिविटी में हेल्प कर सकें। ठीक है, ये बेसिकली एम करेगा टू एक्सेस मोर यूज़र फ्रेंडली, मतलब ऐसा कि जो सबके लिए, सभी लोगों के लिए यूज़र फ्रेंडली हो और लैंग्वेज जो हो वो बीच में ना है, हर लैंग्वेज में हो। ठीक है, जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज हो। इस कोलैबोरेशन के अंदर जो भाषणी हैं इन्होंने आरबीआई पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की भी बात की है फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। राइट, डिजिटल इंडियन भाषणी एक डिवीजन है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंडर सेक्शन 8 कंपनी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। राइट, इनिशिएटिव समझ में आया, कोलैबोरेशन समझ में आया, क्यों हो रहा है वो समझ में आया। ठीक, नहीं आया तो डू लेट मी नो, बताओ, तभी पता चलेगा कि कहाँ क्या चीज़ रह रही है
और फिर मैं कोशिश करूँगी, अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसको बेटर वे में अलग तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, कमेंट कीजिए, बताइए कहाँ पे क्या चीज़ नहीं समझ में आई। I will reply. So thank you for now. We will be meeting in the next session. Bye bye.